आज के इस वीडियो के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 पर बात करेंगे कि कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा भाड़ा नियंत्रण के अंतर्गत और आपको किस तरह से तैयारी करनी है कि छत्तीसगढ़ प्री का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए और उसके बाद आप मेंस की प्रिपरेशन के लिए अच्छे से लग जाएं। जैसा कि अगर हम छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम की बात करें तो कुछ बातें इम्पॉर्टेंट हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। उन सभी बातों को आपको जान लेना अति आवश्यक है। जैसे अगर पूछा जाए छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया, तो यह भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 में अधिनियमित किया गया। ये पहला क्वेश्चन बन सकता है कि छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया, तो आपका सही जवाब होगा 2011, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह से बनते हैं। आजकल क्वेश्चन जो बन रहे हैं उनका पैटर्न थोड़ा चेंज हो जा रहा है, तो जो पैटर्न चेंज हो रहा है उनके हिसाब से भी हम आपको डिस्कस करके बताएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन इस समय पूछे जा रहे हैं आयोग के द्वारा। चाहे छत्तीसगढ़ आयोग हो, चाहे बिहार आयोग हो, चाहे यूपी आयोग हो, चाहे उत्तराखंड आयोग हो, जुडिशरी के जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं या पीसीएस लेवल के, सब में पैटर्न किस प्रकार से चेंज किया जा रहा है उन सब पर हम बात करेंगे आज कि क्वेश्चन कैसे मॉडिफाई करके पूछा जा रहा है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया, तो आपका सही जवाब होगा 2011। अब दूसरा क्वेश्चन जो बन सकता है कि छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली, तो छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण को राष्ट्रपति की जो मंजूरी मिली थी वह 5 अक्टूबर 2011 को 5 अक्टूबर 2011 को राष्ट्रपति की मंजूरी छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण को मिली थी। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली, तो आपका सही जवाब होगा 5 अक्टूबर 2011 को छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी विधेयक बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के पारित नहीं किया जा सकता। उसी तरह से राज्य में बिना राज्यपाल की मंजूरी से वह पारित नहीं किया जा सकता, इन्फोर्समेंट नहीं हो सकता। तो जब राज्यपाल की, अब यहाँ पे राज्यपाल की भी मंजूरी आवश्यक है, क्योंकि ये स्टेट का विधायन है, स्टेट की विधायिका के द्वारा तैयार किया जा रहा है। तो राज्यपाल की मंजूरी कब मिली, ये दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो राष्ट्रपति की मंजूरी 5 अक्टूबर और राज्यपाल की जो मंजूरी मिली थी वह 23 मई 2011 को मिली थी। आपको इन दोनों क्वेश्चनों को याद रखना है कि राष्ट्रपति की मंजूरी 5 अक्टूबर और राज्यपाल की मंजूरी 23 मई को मिल गई थी। सबसे पहले राज्यपाल की मंजूरी मिल गई थी, तो राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, तो राष्ट्रपति की मंजूरी 5 अक्टूबर को मिली थी। इस तरह से देखा जाए तो 3 क्वेश्चन यहाँ आपके तैयार हो गए। पहला क्वेश्चन, यह विधेयक 2011 का है। दूसरा क्वेश्चन, इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली, तो 5 अक्टूबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। और अगर राज्यपाल की मंजूरी देखें तो 23 मई 2011 को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई थी। अब अगला जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगला क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि यह जो विधेयक बनाया गया है, यह जो अधिनियम बनाया गया है, इसका मोटो क्या है, यह किस लिए बनाया गया है। तो इसका जो उद्देश्य है भाड़ा नियंत्रण का, यह उद्देश्य यह बताता है कि यह इसलिए बनाया गया, इसलिए अधिनियमित किया गया है, जैसा कि यह भाड़े से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए, अधिकरणों के द्वारा न्याय निर्णीत करने के लिए, भवन स्वामी के और किराएदार के हितों की सुरक्षा करने के लिए बनाया गया है। जैसे भवन स्वामी और किराएदार के बीच अगर कोई डिस्प्यूट होता है, अगर उनके हितों की अवहेलना होती है, तो उसके लिए उपचार प्रदान किया जा सके, यही इसका मेन मोटो है, यही इसका मेन उद्देश्य है। क्योंकि पूछ लिया जाता है कि कोई भी अधिनियम पूछ लिया जाएगा कि इसका मेन मोटो क्या है, यह किस लिए अधिनियमित किया गया, इसकी उद्देशिका क्या है। तो इसकी उद्देशिका है, हमने आपको बताया कि भाड़ा से संबंधित विवादों पर, विषयों पर अधिकरणों द्वारा न्याय निर्णय तथा भवन स्वामी और किराएदार के हितों की रक्षा करने के लिए किसी भी वास सुविधा को भाड़े पर उठाने से संबंधित किए, भाड़े से उठाने पर जो
उठाया जा रहा है उसको प्रोत्साहन देना है और उसके डिस्प्यूट को समाप्त करना है, यही इसका उद्देश्य है, यही इसकी उद्देशिका है। अब हम ये देखते हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत कुल कितनी धाराएं हैं। जैसा कि आजकल नया प्रचलन पूछा चल चुका है कि कोई भी अधिनियम या कोई भी संहिता में पूछा जाता है कितनी धाराएं हैं और कौन सी धाराएं निरसित की गई हैं, और निरसित की गई हैं तो कब निरसित की गई हैं। तो आइए हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण के अधीन कितनी धाराएं हैं। तो जैसा कि छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण में टोटल आपकी 14 धाराएं दी गई हैं, 14 धाराएं दी गई हैं। आप इसे याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण के अंतर्गत 14 धाराएं दी गई, 14 सेक्शंस इंक्लूड किए गए हैं। और अगर पूछा जाए कि कौन सी धारा निरसित है या सेविंग या व्यावृत्ति से संबंधित है, तो धारा 14 भाड़ा नियंत्रण अधिनियम की धारा जो 14 है, यह आपकी निरसन से संबंधित है। यह आपकी किससे संबंधित है? तो धारा 14 आपकी निरसन से संबंधित है और सेविंग क्लाज से भी संबंधित है। निरसन से भी संबंधित है और सेविंग क्लास से भी संबंधित है। निरसन और सेविंग का तात्पर्य होता है, निरसन का तात्पर्य होता है कि अगर इस अधिनियम की जो बनाई गई है, जो 14 धाराएं इंक्लूड की गई हैं, इनमें किसी धाराओं को अगर निरसित किया जाना हुआ, रिपील किया जाना हुआ, तो उसका आधार क्या होगा, वह किस बेस पर निरसित किया जाएगा, उसके लिए कोई विधिक प्रावधान चाहिए। तो उसी का जो प्रावधान किया जाता है किसी भी धारा या सेक्शन को निरसित करने के लिए, तो उसी को किसी धारा में इंक्लूड किया जाता है। वहाँ शक्ति दे दी जाती है कि विधायिका के द्वारा इस अधिनियम की कोई भी धारा निरसित की जा सकती है, तो वही होता है निरसन। और सेविंग का मतलब क्या होता है? सेविंग का मतलब होता है किसी भी विषय को सुरक्षित रखना, किसी भी सेक्शन को सेफ रख देना, सुरक्षित रख देना, उसे सेविंग कहते हैं। तो निरसन और सेविंग, क्योंकि ये हर एग्जाम में जुडिशरी के, चाहे एपीओ का हो चाहे सिविल जज का हो, बार बार ये क्वेश्चन पुटअप होता है किसी भी अधिनियम को लेकर कि इस अधिनियम की कौन सी धारा निरसन से संबंधित है या कौन सी धारा व्यावृत्ति या सेविंग से संबंधित है। तो इसी तरह से अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम की धारा 14 निरसन और व्यावृत्ति दोनों से संबंधित है। अब आइए आगे चलते हैं, सेक्शन 1 से शुरुआत करते हैं। जैसा कि सेक्शन 1 अगर देखते हैं तो सेक्शन 1 के अंतर्गत कोई भी अधिनियम बनता है तो उसके संक्षिप्त नाम, उसका विस्तार और उसका प्रारंभ यह धारा 1 के अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। उसी तरह से अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम का नाम क्या रखा गया, तो नाम जो भी रखा जाता है हमेशा याद रखिएगा, किसी भी अधिनियम का नाम संक्षिप्त ही रखा जाता है, ब्रॉड नाम नहीं रखा जाता। आप कितने भी एक्ट उठाकर देखेंगे, सेक्शन 1 में संक्षिप्त नाम ही लिखा रहेगा। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही एक ऐसा संविधान है, एक्ट है, जहाँ पे आप देखेंगे वहाँ का जो संक्षिप्त नाम विस्तार है वह आर्टिकल आपको 393 के अंतर्गत मिलेगा। और जितने भी आपके एक्ट हैं, संहिता है, उन सब में आपका अधिनियम का विस्तार, अधिनियम का संक्षिप्त नाम सब धारा 1 के अंतर्गत मिलता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में यह आर्टिकल 393 के अंतर्गत मिलता है। अब आइए संक्षिप्त नाम, जैसा कि धारा 1 खंड 1 में देखते हैं, संक्षिप्त नाम के बारे में यह बताया गया है कि इसका जो संक्षिप्त नाम होगा, विस्तार पूर्वक नाम नहीं, संक्षिप्त नाम होगा, वह होगा छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011। यह इतना बड़ा नाम है लेकिन यह संक्षिप्त नाम है। लीगल के अधिनियम के लीगल लैंग्वेज में देखें तो यह इसका छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 इसका संक्षिप्त नाम है। अब अगर इसका प्रारंभ विस्तार की बात करें कि इसका विस्तार कहाँ तक है, जैसा कि ये छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल अधिनियम है, तो इसका जो विस्तार है वह छत्तीसगढ़ के प्रथमतः नगरीय क्षेत्रों में होगा। यह रूरल क्षेत्रों में नहीं होगा, यह नगरीय क्षेत्रों में होगा जो राज्य में जिला मुख्यालय के रूप में समाविष्ट हैं। और तदपरांत ऐसे नगरीय क्षेत्रों पर होगा
या राज्य के भीतर किसी ऐसे क्षेत्रों पर होगा जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा समय समय पर क्या करे, समय समय पर निर्दिष्ट करे कि हाँ यहाँ पर रेंट कंट्रोल अधिनियम लागू कर दिया जाना चाहिए और यहाँ पर रेंट कंट्रोल के हिसाब से भाड़ा वसूला जाएगा। तो यह राज्य सरकार पर भी डिपेंड करता है कि वह राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कहाँ पर इसको इन्फोर्स कर सकती है घोषणा के द्वारा, और यह खास करके नगरीय क्षेत्रों के लिए ही बनाया गया है। अब आगे देखें, जैसा कि इसका संक्षिप्त नाम हो गया, इसका विस्तार राज्य के नगरीय क्षेत्र के लिए होगा और राज्य सरकार पर भी डिपेंड करेगा, वह किसी भी क्षेत्र के लिए राजपत्र में अधिसूचना घोषित करके इसका प्रवर्तन करा सकती है। अब तीसरा खंड देखें, तीसरा खंड यह है कि इसका प्रारंभ कब माना जाएगा, अर्थात इसका इन्फोर्स कब माना जाएगा। तो जो इसका इन्फोर्स होगा वह राज्य सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित कर देगी। जिस समय से वो प्रकाशित करेगी जिस क्षेत्र में, तो इसका इन्फोर्समेंट, इसका प्रारंभ भी उसी दिनांक को माना जाएगा। जैसा कि यह जो छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल अधिनियम है, यह 6 नवंबर 2012 को प्रकाशित किया गया था। इस डेट को आप याद रखेंगे, 6 नवंबर 2012। अगर पूछा जाए छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल अधिनियम कब प्रकाशित हुआ, कब इन्फोर्समेंट हुआ, तो छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल अधिनियम 6 नवंबर 2012 को इन्फोर्समेंट हुआ, प्रकाशित हुआ। अब आइए सेक्शन 2 पे चलते हैं। जैसा कि ये सेक्शन 1 था, अब सेक्शन 2 पर चलते हैं हम। जैसा कि सेक्शन 2 के अंतर्गत आपकी परिभाषाएं दी गई हैं, परिभाषा खंड दिया गया है। अब इनमें टोटल आपको सारी परिभाषाएं नहीं पढ़नी है, कुछ ही परिभाषाएं पढ़नी है। जैसा कि इसके अंतर्गत टोटल आपको 14 परिभाषाएं दी गई हैं, टोटल 14 परिभाषाएं दी गई हैं। इन 14 परिभाषाओं में से कुछ ही परिभाषा को पढ़ना है जहां से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। जैसा कि पहला है आपका 2 खंड 1 वास सुविधा को परिभाषित किया गया, इसे आप याद रखना है। जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मेरा मेन फोकस उसी पे सेक्शन पे, उसी खंड सेक्शन पे होगा और अन्यत्र किसी पे नहीं होगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा वॉच करें और जहां आपको ना समझ में आए आप कमेंट के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं और एक एक पॉइंट को आप नोट डाउन करते चलें ताकि आप उसको ब्रीफली एक नोट्स बना सकें और जब भी चाहें शार्ट तरीके से उसे आप रिपीट भी कर सकें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का मेंबर बने, जिससे कि कोई भी वीडियो अगर आपको प्रोवाइड किया जाता है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। जैसा कि इस वीडियो के अंतर्गत रेंट कंट्रोल अधिनियम पे बात की जा रही है और जिस भी सब्जेक्ट का वीडियो आपको चाहिए, चाहे छत्तीसगढ़ का, चाहे यूके का, चाहे यूपी का, चाहे बिहार का, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको उस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए, तो उस सब्जेक्ट पर आपको वीडियो अवेलेबल करा दिया जाएगा। आइए धारा 2 खंड 1 के अंतर्गत वास सुविधा की परिभाषा दी गई है। किसकी परिभाषा दी गई है, तो वास सुविधा की परिभाषा दी गई है। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन जिस तरह से बनता है हम उस पर भी बात करेंगे। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, वास सुविधा को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। धारा 2(1), धारा 2(2), धारा 2(3), धारा 2(4). इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। जब आपको कन्फर्म पता रहेगा कि वास सुविधा का जो प्रावधान है 2(1) में है, तो आप एग्जैक्ट 2(1) मारेंगे, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि वास सुविधा की परिभाषा तो सेक्शन 2 में है लेकिन किस खंड में है यह नहीं पता है, तो यह आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस तरह से आपको याद रखना है कि वास सुविधा की परिभाषा 2A के अंतर्गत दिया गया है। अब जानते हैं कि वास सुविधा होता क्या है, वास सुविधा कहते किससे। जैसे कि वास सुविधा वास से ही यह स्पष्ट होता है कि किसी को वास स्थान यानी निवास करने के लिए, रहने के लिए उसको जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं वही वास सुविधा कहा जाता है। अगर हम इस सेक्शन के लैंग्वेज में देखें तो वास सुविधा से क्या तात्पर्य होता है, तो वास सुविधा से जो तात्पर्य होता है
वह भवन या भवन के भाग से, इसको आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि वास सुविधा से क्या अभिप्रेत है, तो वास सुविधा से जो आपका अभिप्रेत है वह भवन, ध्यान देना है इसको आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास सुविधा से क्या अभिप्रेत है, तो वास सुविधा से सिर्फ भवन ही अभिप्रेत नहीं है, वास सुविधा से आपका भवन अभिप्रेत है या भवन का भाग, ध्यान देना है, भवन का भाग भी अभिप्रेत है, भवन अभिप्रेत है, भवन का भाग अभिप्रेत है, या आवासीय, यह चाहे आवासीय हो, जैसे जो भवन अभिप्रेत है या जो भवन का भाग अभिप्रेत है, चाहे वह आवासीय हो या गैर आवासीय, यह भी पूछा जाता है कि जो वास सुविधा से अभिप्रेत है क्या वह आवासीय होना चाहिए या गैर आवासीय, तो यह आवासीय और गैर आवासीय दोनों हो सकता है। इसे आपको ध्यान रखना है कि यह आवासीय, इसको मिटा देते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। तो यह जो सुविधा होगा यह कैसा होगा, तो यह पहला पॉइंट आपका यह आवासीय हो सकता है, यह आवासीय भी हो सकता है, यह गैर आवासीय भी हो सकता है, यह आवासीय भी हो सकता है, गैर आवासीय भी हो सकता है। और क्या, भवन स्वामी तथा किराएदार को किराए पर दिया गया हो, अर्थात ये नहीं है कि कोई भी आवासीय या गैर आवासीय तो वह वास सुविधा के अंतर्गत आएगा। कोई भी भाग भवन है या भवन का स्थान है, यहाँ पे आप इसको भी ध्यान देंगे, भवन या भवन का स्थान, भवन है या भवन का स्थान है, और वह चाहे आवासीय हो चाहे गैर आवासीय हो, उसको मेन पॉइंट जो है अब आता है कि उसको भाड़े पर दिया गया हो, अर्थात उसको रेंट पर उठाया गया हो, स्वामी के द्वारा किराएदार को किराए पर दिया गया हो, तब वह वास सुविधा के अंतर्गत आएगा। मेन पॉइंट यहाँ पे है कि किराए पर उठाया गया हो, किस पर उठाया गया हो, तो किराए पर उठाया गया हो। तो अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, आपको उसका मॉडल बताते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि वास सुविधा से अभिप्रेत है, पहला ऑप्शन दे देगा भवन का भाग, दूसरा ऑप्शन दे देगा भवन, तीसरा ऑप्शन दे देगा आवासीय, जैसे 4 ऑप्शन रहते हैं लेकिन जितने ऑप्शन बन सकते हैं उन सभी को बता रहे हैं। तीसरा ऑप्शन दे देगा आवासीय भवन, चौथा ऑप्शन दे देगा गैर आवासीय भवन, पांचवा ऑप्शन दे देगा किराए पर उठाया गया। तो इस तरह से नीचे दे देगा उपरोक्त सभी, तो आपको उपरोक्त सभी मारना है, क्योंकि आवास सुविधा के अंतर्गत भवन आता है, भवन का कोई भाग आता है, चाहे वह भवन आवासीय हो चाहे गैर आवासीय हो, लेकिन उसे किराए पर उठाया जाना अति आवश्यक है। अगर वह किराए पर नहीं उठाया जाएगा तो वह भवन नहीं, वह वास सुविधा नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से यह वास सुविधा के अंतर्गत ये बताया गया, और इसके अंतर्गत जो इंक्लूड किया जा सकता है उसको देखते हैं। और इसके अंतर्गत जैसे आपको याद रखना है कि कृषि प्रयोजन के लिए अगर कोई उपयोग में न लाई जाने वाली कोई भूमि है, ध्यान देना है कि कृषि प्रयोग में न लाई जाती हो, उस पर कृषि कार्य न होता हो, कृषि के उपयोग में न लाई जाती हो, कृषि के उपयोग में न लाई जाती हो, तब कोई भूमि है, क्या है वह भूमि है, कृषि के उपयोग में न लाई जाती हो तब वह कोई भूमि है। और उसके बाद उस भूमि को क्या किया गया, भूमि है या स्थान है, भूमि है, स्थान है, या सीढ़ी है या मैदान है, सीढ़ी है चाहे कोई मैदान है, बगीचा है, गैराज है, ऐसी समस्त सुविधाएं एवं साधन जो उनके बीच करारनामे में अंगीभूत हैं वो सभी वास सुविधा के अंतर्गत आएंगे। ये ध्यान देना, अगर पूछा जाए
क्या ऐसी कोई भूमि जो कृषि के लिए उपयोग नहीं है, कृषि कार्य नहीं किया जाता, या कोई ऐसा स्थान जो भूमि से उस भवन से संबंधित है, या कोई सीढ़ी जो भवन से संबंधित है, या कोई अन्य स्थान जो उस करारनामे का अंग है, आधारभूत अंग है, तो वह क्या वास सुविधा के अंतर्गत आएगा। तो ऐसे सभी चीज़ें वास सुविधा के अंतर्गत आएंगी। अब आइए अगली परिभाषा पर चलते हैं, देखते हैं अगली परिभाषा क्या है। जैसा कि वास सुविधा आपको अच्छे से बता दिए, 2.1 के अंतर्गत वास सुविधा है। अब 2.2 के अंतर्गत करारनामा दिया गया है। अगर पूछा जाए करारनामा कहाँ है, तो करारनामा 2.2 के अंतर्गत करारनामा को परिभाषित किया गया है। करारनामा की जो परिभाषा दी गई है वह 2.2 के अंतर्गत दी गई है। करारनामा क्या होता है इसको जानते हैं। करारनामा से अभिप्रेत होता है कि भवन स्वामी के द्वारा किराएदार और भवन स्वामी के बीच जो करार किया जाता है किसी भी भवन को लेकर किराए पर लेने के लिए, रेंट पर लेने के लिए, तो उसी को करारनामा कहते हैं, जिसमें ये सब बातें होती हैं कि भवन का रेंट कितना अदा किया जाएगा, क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या कार्य किया जा सकता है, क्या कार्य नहीं किया जा सकता। जो भी उन दोनों के बीच का कंट्रैक्ट होता है उस निवास को लेकर, अर्थात रूम में रहने के लिए किराएदार और स्वामी के बीच, वही करारनामा कहलाता है। तो आपको याद रखना है वास सुविधा 2.1 के अंतर्गत, करारनामा 2.2 के अंतर्गत। अब अगला जो सेक्शन है जिला की परिभाषा, केवल आपको 2 खंड 3 याद रखना है कि 2 खंड 3 में जिला को बताया गया है कि जिला से वही अभिप्रेत होता है जो छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 के अर्थानुसार जिला है। यहाँ जो डिफिनीशन हम बता रहे हैं आपको, उसमें जो इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन है 2.1 वास सुविधा इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन है जो बार बार पूछी जाती है। उसके बाद और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वह है 2 खंड 4, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। सेक्शन 2 खंड 1 को आपको इग्नोर नहीं करना है। सेक्शन 2 खंड 4 आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो खंड 4 में किसकी परिभाषा दी गई है, तो इसमें आदतन व्यतिक्रमी की परिभाषा दी गई है। बार बार पूछा जाता है कि आदतन व्यतिक्रमी की परिभाषा किसमें दी गई है, तो आदतन व्यतिक्रमी की परिभाषा धारा 2 खंड 4 में दी गई है। जैसा कि व्यतिक्रमी का तात्पर्य यही होता है कि किसी भी कार्य को करने में व्यतिक्रम करना, चूक करना, डिफॉल्ट करना। तो यहाँ से यहाँ रेंट कंट्रोल में आदतन व्यतिक्रमी का मतलब क्या है, तो यहाँ रेंट कंट्रोल के अंतर्गत आदतन व्यतिक्रमी का तात्पर्य है कि भाड़ा देने में चूक करना, व्यतिक्रम करना, भाड़ा न देना, इसी को आदतन व्यतिक्रमी कहते हैं। और यह धारा 2.4 के अंतर्गत इसको रखा गया है, इसके बारे में प्रावधान किया गया है। जैसा कि धारा 2.4 में जो परिभाषा पूछी जाती है वह डायरेक्ट इस तरह से भी पूछी जाती है कि आदतन व्यतिक्रमी कहाँ परिभाषित किया गया है, कहाँ बताया गया है, तो आपका डायरेक्ट आंसर रहेगा 2 खंड 4। और यह भी पूछा जाता है कि आदतन व्यतिक्रमी के अंतर्गत क्या आता है। तो आदतन व्यतिक्रमी की अगर हम बात करें कि किसी भी किराएदार को आदतन व्यतिक्रमी कब माना जाएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है कि वह आदतन व्यतिक्रमी कब होगा, तो किसी भी किराएदार को आदतन व्यतिक्रमी मानने के लिए सबसे पहली बात यह है कि ऐसा किराएदार जो 12 माह की कालावधि में, अर्थात 1 वर्ष के भीतर, आपको ध्यान देना ये टाइम पीरियड याद रखना, क्योंकि ये टाइम पीरियड से ही क्वेश्चन उठता है कि 1 साल के भीतर 12 माह की कालावधि में वह 3 या 3 से अधिक बार भवन स्वामी को करारनामा के अनुसार, जो करारनामा हुआ है उसके अनुसार भाड़ा देने में व्यतिक्रम किया है, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को आदतन व्यतिक्रमी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखने वाली बात क्या है कि वह 12 माह के भीतर 3 बार या उससे अधिक, यहाँ पे इसको याद रखना 3 या अधिक, वह 3 बार या उससे अधिक
जो करारनामा हुआ है उसके अकॉर्डिंग भाड़ा देने में असफल रहा हो, व्यतिक्रम किया हो, चूक किया हो, तो उसे आदतन व्यतिक्रमी कहते हैं। धारा 2 खंड 4 के अंतर्गत आदतन व्यतिक्रमी के बारे में बताया गया। अब अगले खंड की बात करते हैं। अगली जो परिभाषा पूछी जाती है, तो अगली परिभाषा है भवन स्वामी की। भवन स्वामी को धारा 2 खंड 5 के अंतर्गत क्या, धारा 2 खंड 5 के अंतर्गत भवन स्वामी को परिभाषित किया गया। भवन स्वामी से सिंपल शब्दों में तात्पर्य है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसका किसी भी भवन पर स्वामित्व होता है, कब्जा होता है, वह उसका और उसके पास यह अधिकार होता है कि वह उस भवन को किराएदार को विधिक तौर पर उठा सके, न कि अनलीगली तौर पर। विधिक तौर पर अगर वह उठा सकता है तो वह क्या कहलाएगा, वह भवन स्वामी कहलाता है। तो आपको केवल भवन स्वामी की परिभाषा याद रखनी है। 2 खंड 5 में भवन स्वामी को परिभाषित किया गया है। अब सेक्शन 2 खंड 6 की अंतर्गत देखते हैं। इसके अंतर्गत नगर पालिका क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। अगर पूछा जाए नगर पालिका को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो नगर पालिका क्षेत्र को धारा 2 खंड 6 के अंतर्गत क्या, धारा 2 खंड 6 के अंतर्गत नगर पालिका क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। अगली डिफिनीशन देखते हैं। जैसा कि भाड़ा नियंत्रण का है, भाड़ा की डिफिनीशन देख लेते हैं। तो भाड़ा की डिफिनीशन 2 खंड 9 के अंतर्गत भाड़ा की डिफिनीशन दी गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाड़ा को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो भाड़ा की जो डिफिनीशन दी गई है 2 खंड 9 के अंतर्गत भाड़ा की डिफिनीशन दी गई है। भाड़ा का जो डिफिनीशन बताया गया है वह किराए से अभिप्रेत ऐसी वास सुविधा के लिए है किराएदार द्वारा जो भवन स्वामी को अदा किया जाता है। सिंपल शब्दों में, अगर किराएदार भवन स्वामी के मकान में रह रहा है तो वह रहने के लिए, उस मकान का यूज करने के लिए, चाहे करारनामा के अनुसार या उनमें जो विवक्षित संविदा हुई है या जो आचरण के द्वारा संविदा हुई है, उसके अकॉर्डिंग जो भाड़ा वहाँ का है, वह जो भाड़ा स्वामी को देता है उसी को भाड़ा कहते हैं। भाड़ा को धारा 2 खंड 9 में बताया गया है, परिभाषित किया गया है। अब अगर हम देखें भाड़ा नियंत्रण कहाँ पे है, तो भाड़ा नियंत्रण को धारा 2 खंड 10 के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रण के बारे में बताया गया है। धारा 2 खंड 10 2 खंड 10 में भाड़ा नियंत्रण के बारे में बताया गया है। जैसा कि भाड़ा नियंत्रण ऐसा अधिकारी होता है जो डिस्प्यूट होने पर उसका समाधान करता है, और इसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 7 उपधारा 1 के अंतर्गत नियुक्त अधिकारी को बताया गया, जो धारा 2 खंड 10 में परिभाषा दी गई भाड़ा नियंत्रण की। यहाँ पे यह बताया गया कि भाड़ा नियंत्रण अधिकारी ऐसा व्यक्ति होगा, ऐसा अधिकारी होगा जो धारा 7 के खंड 1 के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है। अब उसके बाद भाड़ा नियंत्रण अधिकरण की परिभाषा देखते हैं। जैसा कि यह 2(11) में है। 2(11) के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके बारे में बताया गया है कि यह धारा 6 खंड 1 के अंतर्गत गठित निकाय होता है। भाड़ा नियंत्रण अगर देखा जाए तो धारा 7(1) और भाड़ा नियंत्रण अधिकरण 6(1). तो इस तरह से आज की इस वीडियो में डिफिनीशन क्लास के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिस सेक्शन से, उस पर चर्चा किए हम। और आगे का जो सब्जेक्ट, आगे का जो सेक्शन है उसको अगले वीडियो में हम डिस्कस करके वीडियो अपलोड कर देंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और चैनल को आप जितना हो सके उतना प्रमोट करें, अपने सभी सहपाठियों के पास इस वीडियो को भेजें ताकि वो सभी व्यक्ति इन वीडियो को देखें और अच्छा मार्क्स गेन करें। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए तो आप वीडियो को
नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।